हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएससी स्टडीज़। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम आरबीएससी बोर्ड के साइंस का जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि अभी तक हमने उसको पढ़ लिया है। तो अगर आपको उन सब चैनल्स को पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके प्लेलिस्ट में उसको चेक कीजिए, वहाँ आपको ये सारे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स चैप्टर 4 का नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? द पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी, यानी कि हमारी बॉडी की वो पावर जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। फ्रेंड्स इम्यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि सेफ्टी फ्रॉम डिजीजेस। फ्रेंड्स एवरीडे हमारी बॉडी कई जर्म्स या वायरस के कांटेक्ट में आती है बट इजीली अफेक्ट नहीं होती है, एज अवर बॉडी उन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है। यानी कि बहुत तरीके के जर्म्स और वायरस हमारे बॉडी के कांटेक्ट में हर रोज़ आते हैं, हर समय आते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हर कोई जर्म्स हमको अफेक्ट कर देता है, तो ऐसे तो हर समय हम छींकते रहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है फ्रेंड्स। तो साइंस की वो ब्रांच जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करती है या पढ़ती है उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इम्यूनिटी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहली ये वो इम्यूनिटी होती है फ्रेंड्स जो हमारी बॉडी में पहले से ही होती है, ये इनबॉर्न होती है, यानी कि जन्म से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल जब हमें कोल्ड होता है देन हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी की इन्नेट इम्यूनिटी उस टाइम उस जर्म के अगेंस्ट फाइट कर रही होती है। वहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो ये वो इम्यूनिटी होती है जो मेडिसिन के लेने के बाद हमारी बॉडी में आती है। फॉर एग्जांपल टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अगर टीबी की दवाई टाइम से नहीं ली जाती है फ्रेंड्स तो यह बहुत बढ़ सकती है, बिकॉज हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि इन डिजीज़ से फाइट कर सके। दैट इज़ वाई मेडिसिन ली जाती है। फिर फ्रेंड्स हमारी बॉडी में कई बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो जर्म्स को हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देते हैं। ये फ्रेंड्स इन्नेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है। फ्रेंड्स अब कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल और तीसरा है सेल्युलर बैरियर्स। फिजिकली, फिर केमिकली और फिर सेल्युलर यानी कि सेल के हिसाब से। फिजिकल यानी कि स्किन इज़ अ फिजिकल बैरियर, यानी कि जो हमारा शरीर है, आउटर पार्ट है हमारे शरीर का, यानी कि जो हमारी स्किन है वो पहला फिजिकल बैरियर है। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रेजेंट करने से बचाती है फ्रेंड्स, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं इससे हम। केमिकल बैरियर्स HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रेंड्स फूड के साथ एंटर्ड जर्म्स को मार देता है। यानी कि फ्रेंड्स अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है? तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स? ये स्टमक में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी हम खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और फूड के अंदर जो प्रेजेंट होता है जर्म्स उनको किल कर देता है ये। सेलुलर बैरियर क्या होता है फ्रेंड्स? WBC सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, बहुत आसान है, इसके बारे में बहुत जानते हैं। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स है फ्रेंड, इसके बारे में 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी दो पार्ट हैं फ्रेंड्स। एक है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है फ्रेंड्स? ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है ताकि हम फाइट कर सकें, हमको कैपेबल बनाती है, ना कि खुद फाइट करती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है फ्रेंड्स? ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ाती है, नहीं इंक्रीज़ करती है, बल्कि खुद उस डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करती है फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है एंटीजन, फिर हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स एंटीजन क्या है? सिंपली एंटीजन आर फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन टॉक्सिन्स, मीन्स बाहर से आए हुए हार्मफुल सब्सटेंसेस। फ्रेंड्स
एक एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है फ्रेंड्स? उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 6000 डेल्टॉन, 6000 डेल्टॉन। जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं फ्रेंड्स, तो ये एंटीजन बी लिम्फोसाइट्स सेल्स को प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। बी लिम्फोसाइट सेल्स वो सेल्स होती हैं फ्रेंड्स जिसके बाद प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट हो जाती है अगर एंटीजन एंटर करती है हमारी बॉडी में, फिर वो एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करती है फ्रेंड्स। तो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करती है, देन ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती है फ्रेंड्स, जो एंटीजन के साथ लड़ती है या डिस्पोज कर देती है, यानी कि उसको ख़त्म कर देती है फ्रेंड्स। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि एंटीजन का कंप्लीट वेट 6000 डेल्टॉन हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है फ्रेंड्स, कि कंप्लीट वेट ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ पार्ट तो रह जाता है फ्रेंड्स। एंटीजन का जितना वेट या जो एंटीजन को किल करने वाली एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन, उस वेट को एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं फ्रेंड्स। जो वेट का प्रोडक्शन होता है उसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं फ्रेंड्स। एंड नंबर ऑफ एंटीजेंस डिटर्मिनेंट्स, यानी कि और नंबर ऑफ एंटीजेनिक डिटर्जेंट्स कितने होते हैं फ्रेंड्स? वो होते हैं वैलेंसी ऑफ एंटीजन इक्वल्स टू किसके होते हैं? वैलेंसी ऑफ एंटीजन, एंटीजन के वैलेंसी के होते हैं। मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स ऑफ वैलेंसी 100 और मोर, यानी कि 100 और मोर होती है, यानी कि एक एंटीजन के बाद 100 या उससे ज़्यादा वैलेंसी होती है फ्रेंड्स। एंटीजन को किल करने के प्रोसेस को 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि एंटीजन हमारी बॉडी से में पहले से है या बाद में एंटर हुआ है, यानी कि जब पहले एंटर हुआ होगा तो बी लिम्फोसाइट्स ने प्लाज्मा सेल कन्वर्ट हुई होंगी और प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी उसके खिलाफ सिक्रीट किया होगा। लेकिन अगर वो पहले से एंटर नहीं हुई है, अगर वो अभी अभी एंटर हुई हैं, तो उस टाइम जब अभी अभी एंटर हुए तो अभी अभी बी लिम्फोसाइट्स दूसरी प्लाज्मा सेल्स को के अंदर कन्वर्ट होंगे और वो एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करेंगी फ्रेंड्स। ऐसे ही होगा ना फ्रेंड्स। फिर बी लिम्फोसाइट सेल्स प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी अगर एंटीजन बाद में एंटर हुआ है तो। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है, उस एंटीजन को किल करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। ऐसा थोड़ी है कि खांसी के लिए भी एक और ज़ुकाम के लिए भी एक और सर दर्द के लिए भी एक, या टीबी जैसी बड़ी बीमारी के लिए भी एक ही एंटीबॉडी काम करेगी, ऐसा थोड़ी होता है। नॉर्मल के लिए तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन जो अक्सर बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारियां होती है जैसे कि टीबी, एड्स, HIV, तो ये सारी बीमारियां इन सब नॉर्मल तरीके से नहीं होती हैं। इसके लिए हमको एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि बाहर से कोई इम्यूनिटी लेनी पड़ती है फ्रेंड्स। अब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में फ़ाइट करेंगे एंड एंटीजन को मार देंगे, यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन के साथ फाइट करेगी और एंटीबॉडी जो होंगी वो एंटीजन को किल कर देंगी। अब एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमने एंटीजन के बारे में पढ़ लिया, तो चलिए एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, एंटीबॉडीज़ वो एंटीजन होती हैं जो फाइट करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। प्लाज्मा सेल्स इनको प्रोड्यूस करती है फ्रेंड्स फाइट करने के लिए। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि IG इसका साइन है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एंटीबॉडीज़ का इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन या G ग्लोबुलिन प्रोटीन से भी बनती है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ऑफ कोर्स है फ्रेंड्स, जब प्लाज्मा सेल से बनती है, यानी कि जब बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगी, जब प्लाज्मा सेल से बनेंगी एंटीबॉडीज़, तो प्लाज्मा सेल के जो थोड़े बहुत गुण हैं वो इसमें भी आएंगे। ठीक है। एंटीबॉडी का पार्ट जो एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है उसे पैराटोप कहते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसमें एक पॉइंट मिस कर दिया फ्रेंड्स कि एंटीजन के साथ जो एंटीजन जिसका स्पेसिफिक एरिया एंटीबॉडी के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसको एपिटोप कहते हैं, और जो एंटीबॉडीज़ के अंदर जो स्पेसिफिक एरिया जो एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है उसको पैराटोप कहते हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे, जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होता है तो हमारे बी लिम्फोसाइटिक सेल्स प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड देन गामा ग्लोबुलिन के साथ मिलकर एंटीबॉडी
फॉर्म कर लेंगी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी का आप स्ट्रक्चर देखते हैं डायग्रामेटिकली, फिर थ्योरेटिकली इसके बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। या तो पहले आप थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, वरना इससे पहले आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए थ्योरेटिकली पढ़ते हैं पहले। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाई के शेप की होती है। हम देख सकते हैं ना कि वाई के शेप के लगभग जो इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट होता है वाई, उसके हिसाब से है ये। 2 चेन प्रेजेंट होती हैं इसमें। बीच की दो बड़ी चेन्स को हैवी चेन और बाहर की दोनों चेन को लाइट चेन कहा जाता है। ये हैवी चेन और ये लाइट चेन, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों हैवी चेन के ऊपर NH2 जुड़ा होता है एंड नीचे COOH जुड़ा होता है। ये केमिकल है फ्रेंड्स एक तरीके का। लाइट चेन एंड हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यानी कि 2 सल्फर के बॉन्ड से जुड़ी होती हैं फ्रेंड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड अबव दोनों चेन्स में कुछ पोर्शन जो लाइट शेडेड है एंड कुछ पोर्शन जो डार्क शेडेड है। जो पोर्शन लाइट शेडेड है ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं, जो शेडेड है उसे वेरिएबल पार्ट, एंड जो डार्क शेडेड पोर्शन है उसको कांस्टेंट पार्ट कहते हैं फ्रेंड्स। सॉरी, कांस्टेंट पार्ट कहते हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो में थोड़ी गलतियां हो रही है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहाँ गया कांस्टेंट पार्ट? ओके। हैवी चेन के मिड पार्ट को हिंज रीजन कहते हैं फ्रेंड्स। ये लाइट एंड हैवी चेन जो कि पॉलीपेप्टाइड पोर्शन से बनी हुई होती हैं फ्रेंड्स। लाइट चेन प्लस हैवी चेन ये दोनों HL डाइमर बनाती हैं फ्रेंड्स। एक H और एक L, HL डाइमर। हैवी का H और लाइट का L, HL डाइमर बनाती हैं फ्रेंड्स। ये लाइट चेन के वेरिएबल पार्ट को V2 कहा जाता है, वहीं लाइट चेन के कांस्टेंट पार्ट को C2 कहा जाता है फ्रेंड्स। हैवी चेन के वेरिएबल पार्ट को VH कहा जाता है एंड हैवी चेन के कांस्टेंट पार्ट को CH से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए डायग्राम है फ्रेंड्स, इसके हिसाब से देखते हैं अपन। तो देखिए ये हैवी चेन्स है फ्रेंड्स, ठीक है ना, और ये लाइट चेन्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों किससे जुड़ी हैं फ्रेंड्स? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं। और इन दोनों के बीच का पोर्शन कौन सा है फ्रेंड्स? यह है हिंज रीजन। इसको हिंज चेन भी कहते हैं फ्रेंड्स। हिंज चेन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि ये थोड़ी दूर तक भी जा सकती हैं, यानी कि हिंज ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है फ्रेंड्स। ऊपर से, नीचे से फ्लेक्सिबल नहीं होती, नीचे से जुड़ी होती है, लेकिन ऊपर से थोड़ा ये गैप कर सकते हैं। जैसे कि इनसे थोड़ी डिस्टेंस पे अगर एंटीजन है तो ये दोनों जो हिंज रीजन की हेल्प से थोड़ी फ्लेक्सिबली होकर थोड़ा फैल के उनको अपने अंदर कैप्चर कर सकती है फ्रेंड्स। ये होता है इसका मतलब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।